जब हंसराज ने सबूत की बात की तब रोहित कुछ सेकंड के लिए काफी सीरियस हो गया। वैसे तो रोहित विश्वास था कि हंसराज उसकी माँ के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ कह रहा था, और रोहित इमोशनल का फायदा उठाकर हंसराज इस वक्त किसी भी हालत में आयशा और रोहित को और मारवा खानदान की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। मगर जब हंसराज ने सबूत देने की बात कही तब रोहित भी ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, क्या तुम जानते हो बचपन में तुम्हारी माँ फूलों से नफरत किया करती थी, मगर अब तुम्हारी माँ के लिए जो जैसे फूल ही उसकी ज़िंदगी बन गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आयशा जिस आदमी से प्यार किया करती थी उस फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। वो फूलों का शौकीन थी और इसलिए उसकी याद में आयशा अपनी पूरी ज़िंदगी फूलों के बीच गुजारना पसंद करती है। वरना तुम ही सोचो, आज 20 साल पहले जिस औरत को फूलों को कोई लगाव नहीं था, अचानक उस औरत को फूलों से इतना प्यार कैसे हो गया। और औरत बच्चे बच्चे तक को अपने दूर रख कर सकती है, और औरत को बेजुबान फूलों से इतना प्यार क्यों है? कभी ये तुमने सोचने की कोशिश की है? यह बात सुनने के बाद रोहित खिड़की से बाहर ग्रीन हाउस की ओर देखने लगा। ग्रीन हाउस के ठीक बीचों बीच गुलाब का एक पौधा लगा हुआ था। जब रोहित ने 7-8 साल का था तब उस अपनी माँ को ढूंढता हुआ रोहित के गुलाब के फूल लेकर आयशा को चौखट पर रखा आया था, मगर हमेशा के लिए आयशा ने उसे रोहित को अंदर आने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि आयशा ने रोहित का चेहरा देखने तक का मना कर दिया। उस वक्त रोहित ने अपनी माँ के लिए लाए हुए गुलाब का फूल चौखट पर रखा था, और मन ही मन रोहित ने यह बात अच्छी तरह जानता था। उस गुलाब के फूलों को संभालने के लिए ही आयशा ने धीरे धीरे गुलाब के फूलों का तजन करना शुरू किया था, और देखते ही देखते आयशा मारवा फूल के प्यार करने लगी। रोहित भी बचपन में इसी तरह आयशा पर नज़र बनाए रखी थी, जिस तरह आयशा ने रोहित के ऊपर नज़र बनाई रखी थी। रोहित बचपन से ही अपनी सूझबूझ की वजह से आयशा की असली चेहरा जान सकता था। अगर रोहित इस बात को परिचित नहीं होता तो शायद रोहित ने अपने पिता हंसराज की बातें मान ली होती। रोहित ने अपने पिता के मुंह पर अपनी माँ के खिलाफ इस सब भी नहीं सुनना चाहता था, और ना ही और रोहित हंसराज को मारवा हाउस में दाखिल होना देना चाहता था। हंसराज एक बात नहीं जानता था कि उसने रोहित को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, मगर राह पे चलते चलते उसने रोहित को ही अपने खिलाफ कर लिया था। रोहित ने हंसराज से कहा, मुझे लगता है आपको मुझसे और दादी माँ से दूर ही रहना चाहिए, उसमें ही आपकी भलाई है। रोहित तो बात सुनते ही हंसराज ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम यह भूल रहे हो, मैं उस घर का बेटा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे बाप होने के नाते मैं चाहता हूँ खुद ही अपना हक जताकर घर के अंदर घुस सकता हूँ, मगर मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया। मगर तुमने मेरी कमजोर मत समझना, बेटे हो तुम मेरे, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जरा सोचो, इतने साल मैंने तुम्हारे बिना किस तरह गुजारे होंगे। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, अगर इतना ही प्यार करते तो 20 साल मुझसे दूर क्यों रहे? आपने मुझसे कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, उस औरत की वजह से, सब कुछ आयशा की वजह से। आयशा ने ही ना तुमसे अपनाया और ना ही मुझे अपनाने दिया, ना ही सिर्फ अपने बेटे को अपने आप से दूर रखा, बल्कि उसी की वजह से अपने एक बाप ने अपने बेटे को पिछड़ गया। मगर अब मुझसे तुम्हारे और मेरे परिवार की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं घर आकर पूरे परिवार के साथ सुलह करना चाहता हूँ। क्या मैं घर आकर तुमसे मिल सकता हूँ? हेलो हेलो। हंसराज बार बार फोन पर हेलो हेलो बोलता रहा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। हंसराज काफ़ी शौक हो गया। हंसराज के सामने बैठी देविका ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हें मारवा हाउस में दाखिल होने देगा? हंसराज में अपना फ़ोन अपने गालों पर लगाकर कुछ देर कुछ सोचने लगा। तभी देविका ने अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो देविका ने अपना सवाल बदले कर उसे हंसराज से कंधे पर हाथ रख के पूछा, तुम्हें अभी अभी तुम्हारे अपने बेटे के आयशा के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? हंसराज मारवा अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, यूँ समझ लो कि आधा सच था। हंसराज की बात पूरी तरह से देविका ने कहा, इसका मतलब यह है कि आधा झूठ है। तुम भी कमाल करते हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता, अगर तुम्हारे यह आधा झूठ पकड़ा गया तो यह हो सकता है तो जिस बेटे ने नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो बेटा तुमसे और दूर चला जाए। और यह मत भूलना कि अगर रोहित तुमसे दूर निकल गया तो मारवा हाउस में हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। देविका की इस बात पर हंसराज बिल्कुल खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। देविका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ तो अगर आयशा ने रोहित को सब कुछ सच सच बता दिया तो क्या करोगे? इस बात पर मुस्कुराते हुए हंसराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या है ना, वह एक माँ है, अपने बेटे के बहुत प्यार करती है और अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने रोहित की सच्चाई बताई तो रोहित के लिए खतरनाक हो सकता है। और जहाँ तक आयशा का जानता हूँ कि वह रोहित को बहुत प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए रोहित वह आँच नहीं आने देगी। जब तक आयशा ने सीने में एक माँ का दिल धड़क रहा तब तक कम से कम वो राज तो अपने बेटे से कभी नहीं बताएगी। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित कुछ देर वह खिड़की और ग्रीन हाउस की ओर देखता रहा। अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर रोहित काफ़ी अनकंफर्टेबल हो चुका था। रोहित को इस वक्त अपने पिता का घिन आ रही थी
और उसके सामने नहीं आ रहा था। कई आदमी पावर का पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी ही बीवी को इतना बेइज्जती कर कैसे कर सकता है। रोहित बार बार आयशा का हल्के पल गुजारा 20 साल के बारे में सोच रहा था। अपने पूरे दूर दूर बेटे के बारे में उसने औरत ने किस तरह 20 साल अकेलेपन गुजारे थे होंगे, यह बात रोहित को अंदर से खाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि बेटा होने के नाते रोहित भी कभी अपने फर्ज के पीछे हटने की कोशिश की थी। रोहित ने बिना आयशा का एहसास हुआ आयशा के सेफ्टी सुलहियत के विला के आसपास काफ़ी लोगों को लगा रखा था। रोहित ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा था कि आयशा को कभी भी फाइनली से तकलीफ ना हो, और उसके बाद भी सावित्री की सैलरी मारवा हाउस से दी जाती है। भले ही सावित्री सिर्फ एक और सिर्फ आयशा के लिए काम किया करती थी, मगर सावित्री के तनख्वाह मारवा हाउस के चेक की थी जाती थी। रोहित ने हमेशा की इस बात का ध्यान भी रखा था कि घर के कोई भी सदस्य आयशा मारवा का अधिकार को कभी भी छीनने की कोशिश ना करे। मगर इन ख्यालों के बीच कहीं ना कहीं रोहित को बार बार हंसराज की कही हुई बातें याद आ रही थी। रोहित के मन ही मन में सोचने लगा कि क्या सचमुच हंसराज ने जो बातें कही उसमें कोई सच्चाई थी। क्या सचमुच आयशा ने अपनी किसी अनजान साथी के साथ अपने बेटे को छोड़ा था। रोहित मन ही मन में अपने आप से काफ़ी नाराज हो गया था। जब रोहित ही मन में यह बात चल रही थी, तब अचानक ही रोहित ने अपने हाथ जोर से अपनी पीठ पर मारकर तुरंत अपने आप को ऐसे ख्यालों से बाहर निकाल लिया। तभी रोहित के पीछे अनिका और आयशा आवाज आने लगी। रोहित मुड़कर देखा तो अनिका और आयशा दोनों मिलकर खाने के टेबल सजा रहे थे। एक के बाद एक सावित्री और आयशा रोहित को पसंदीदा टेबल पर परोसने लगे थे। रोहित ने 8 साल के बाद अपनी माँ के हाथ बना खाना खाने वाला था। यह पल रोहित के लिए काफ़ी इमोशनल था। रोहित ने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी आयशा ने रोहित के सामने एक थाली रखी और उसके बाद एक बनाई हुई डिस्कस रोहित के थाली में परोसने लगी। आयशा मारवा ने रोहित से कहा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाने की कोशिश की है मैंने। इतने सालों बाद शायद तुम्हारी पसंद बदल गई है, मगर मुझे जितना याद है मैं उतनी ही कोशिश की थी। और हाँ, ये तुम्हारी थाली थोड़ा सा गुड़ भी रखा है। बचपन में बिना गुड़ के तो तुम खाने से हाथ भी नहीं लगाते थे। अब पता नहीं आज तुम्हें खाने के साथ साथ गुड़ आदत है या नहीं। क्या 20 साल बीत गए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कल ही की बात है जब मैंने अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया करती। यह बात मुंह से निकलते ही अचानक आयशा ने अपने आप को रोक लिया। अचानक ही आयशा के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। सावित्री ने अनिका का हैरान होकर आयशा की ओर देखने लगी। तो तभी सावित्री ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैडम आप बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। तभी आयशा ने सावित्री को देखकर कहा, अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो जानती हो ना मैं खाना खा चुकी हूँ। सावित्री ने आयशा मारवा की ओर देखकर कहा, मैडम आज तो आप पेट भर के लिए खाना खाती थी, आज मन भर के खा लीजिए। सावित्री चाहती थी माँ बेटे के साथ बैठकर खाना खाए। अनिका भी चाहती थी सावित्री और अनिका आयशा के ठीक रोहित के बगल में बिठाया जाए। आयशा अपनी थाली की रोहित का पसंदीदा सब्जियां ली थी। आयशा ने हाथ में निवाला था, मगर उनका ध्यान पूरी तरह रोहित की थाली में था। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि खाना खाते वक्त रोहित कहीं किसी चीज की कमी ना हो जाए। रोहित भी इस वक्त अपने आप से बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। सालों बाद अपनी माँ को साथ इस तरह बैठक कर रोहित वो गुजार रहा था। सब कुछ जैसे थम सा गया था। वक्त जाकर रोहित के सीधे 20 साल पहले ले गया था। धीरे धीरे रोहित ने निवाला बनाकर खाना खाना शुरू कर दिया। रोहित ने कई साल से ऐसा खाना नहीं खाया था। आयशा ही हाथों में बनी हुई डिस्कस जैसे ही रोहित के मुंह में लगी, रोहित ने ऐसा लगने लगा जैसे वो स्वाद था जो आज तक रोहित ने देश विदेश के हर वजीज हाथों में से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मारवा हाउस में कुल 21 वर्षित थे। रोहित हर रोज अलग अलग वर्षियों से हाथ से बना हुआ खाना खाया करता था, मगर कभी भी रोहित को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था जो उसने आज निवाला मुंह में रखते हुए मिला था। रोहित अब अच्छी तरह से जान चुका था जिस स्वाद की तलाश वो पूरी जिंदगी भटकता रहा, दरअसल वो स्वाद बचपन से उसकी जीभ पर लगा था। और उसकी माँ के साथ साथ वो साथ भी रोहित की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे वक्त जख्म पर मरहम लगाने वाला है। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने वाला था। रोहित को इतना प्यार खाना खाते हुए आज भी इससे पहले कभी भी अनिका ने नहीं देखा था। अनिका हमेशा देखकर रोहित के स्टेरियोटाइप फॉलो किया करती थी। ज़्यादातर वक्त वो सिर्फ सैलेड खाया करता था। आज रोहित के सामने सैलेड का पूरा बोल पड़ा था, मगर रोहित का ध्यान सिर्फ रोटी सब्जी पर था। रोहित को इस तरह खाना खाते देखकर आयशा बड़े ही प्यार से रोहित को देखती रही। तभी अचानक आयशा का फोन पर एक नंबर फ्लैश होने लगा। उस नंबर को देखते हुए आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सांसें तेज होने लगी। उस नंबर की ओर देखकर आयशा ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर कॉल डिस्कनेक्ट करने से कुछ ही देर बाद वो कॉल दोबारा आया। कॉल करने वाला इस बार आयशा मारवा के चेहरे पर परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी।